अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपका सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुश आमदीद कहता हूं। आज 1 फरवरी 2026 है। अजीज़ान मन, बलूचिस्तान को लेके बहुत बातें आखिरकार हो रही हैं, पहले होनी चाहिए थी इस साने से पहले जो हाल ही में हुआ है, और लगता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, आगे भी बहुत कुछ होने जा रहा है। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बहुत से सवालात हैं जो हम करना चाहते हैं, और बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो एक अपडेट है मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन उसके अलावा जेफरी एप्स्टीन फाइल इस वक्त हर तरफ छाई हुई है। जेफरी एप्स्टीन आपको पता ही है कि एक अमेरिकी बिजनेसमैन था, जो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से उठ के बिलियनर बन गया। उसके ऊपर फ्रॉड के बहुत से केसेस थे, लेकिन सबसे ज्यादा उसके ऊपर केसेस ये थे कि वो एक सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाता था और छोटी बच्चियों का इस्तेमाल करता था। कम उम्र बच्चियां, 13-13 साल की बच्चियों का इस्तेमाल करता था बड़े बड़े लोगों को फंसाने के लिए। और उसमें इमरान खान का भी जिक्र आता है, और इमरान खान का जिक्र जिस तरीके से आता है वो हकीकत क्या है। 2 दिन पहले 3 लाख, तकरीबन 35 लाख, 3.5 मिलियन डॉक्यूमेंट रिलीज किए गए हैं जेफरी एप्स्टीन फाइल के। उनमें कौन बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं, प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, इमरान खान के बारे में क्या बात की जा रही है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उसके बाद एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की जो बातचीत चल रही है, जिसके ऊपर किसी की भी नजर नहीं है शायद, और पावर जो आपके ऊपर आपको रूल कर रही है, उसको समझने के लिए, पावर डायनामिक्स को समझने के लिए इस चीज को समझना जरूरी है कि महलाती साजिशें जो हैं वो दुनिया के ताकत के मराकज के अंदर क्या हो रही हैं, और व्हाइट हाउस के अंदर क्या साजिश, महलाती साजिश उर्दू का लफ्ज है, लेकिन बहरहाल उसको आप गेम ऑफ थ्रोन्स भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में गेम ऑफ थ्रोन्स कहेंगे। तो गेम ऑफ थ्रोन्स जो इस वक्त चल रही है, बड़ी इंटरेस्टिंग चल रही है, व्हाइट हाउस के अंदर जो चल रही है, उसके ऊपर हमारे पास इनसाइड इंफॉर्मेशन है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले बलूचिस्तान की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल को लेके हमेशा से पुराना जो मीडिया नैरेटिव है वो चलाया जा रहा है। बीबीसी भी खबरें छाप रहा है, रॉयटर्स खबरें छाप रहा है, बैन अवी इदारे खबरें छाप रहे हैं। पाकिस्तान की जो हुकूमत है, जो कि इस वक्त हाइब्रिड हुकूमत है, जो अवाम के वोट से नहीं बनी, इस चीज को वाजे कर लिया करें हमेशा से कि अवाम के वोट से हुकूमत नहीं बनी। पाकिस्तान की फौज मुल्क के ऊपर काबिज है, और उन्होंने अपने पपेट्स को काबिज किया हुआ है, आगे इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे बड़ी पपेट हुकूमत की मिसाल जो है वो सरफराज कल्पर जो चला रहा है, वो है जो बलूचिस्तान के अंदर चला रहा है, मगरमच्छ के आंसू जो बहा रहा है और खुद स्मगलिंग का पैसा खा रहा है। बात यह है कि सरफराज बुगटी जो काम, बुगटी तो खैर वो कहां से है, लेकिन बहरहाल बन बैठा है तो कोई बात नहीं, वो भी एक कल्पर बुगटी कहलाते हैं। अब सरफराज बुगटी अगर एचएसएन से पढ़ के आ गया, सॉरी गैलियन है, गैलियन या घोड़ा गली से पढ़ के आ गया है, और फौजियों के घोड़े के ऊपर अगर सवार है, और यहाँ ये ड्रामे कर रहा है, पहले एक लो लेवल का जो आईएसआई के टाउट से लेके चीफ मिनिस्टर बन के बैठ के अगर वो ये कहना चाहता है कि वो हुकूमत है, तो ये बकवास है, ये झूठ है। सरफराज, तुम ना तो हुकूमत हो, ना ही तुम जो है किसी भी किस्म के अवाम के नुमाइंदे हो। तुम्हें जबरदस्ती उसी तरह मुसल्लत किया गया है बलूचिस्तान के सर के ऊपर, जिस तरह पाकिस्तान के ऊपर वोट चोरी करके फॉर्म 47 शोबाज शरीफ अर्दली की सरकार लगाई गई है। और डोरियां, तुम वो कठपुतलियां हो जिनकी डोरियां अब भी फौजी जर्नलों के हाथों में है। इसीलिए तुम्हें हैंडल करने के लिए आसिम मुनीर का साला मोहसिन नकवी बराह रास्त वहां पे पहुंचता है, और तुम्हारे साथ जो है वो पहले एसएचओ वाली बात कर गया था, और अभी आके तुम्हें पंप मार रहा है। और तुम अपनी तस्वीरें भेज के कह क्या रहे हो, बीबीसी को क्या बयान दे रहे हो, बैन अवी न्यूज एजेंसीज को क्या बयान दे रहे हो कि हमने 150 133 दहशतगर्द मार दिए और हमारे सिर्फ 10 जवान मारे गए। अब तक की इतलात के मुताबिक फौज अपनी कैजुअलिटीज को छुपा रही है, और फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअलिटीज तकरीबन 100 से 150 के दरमियान है, और ये सिर्फ 10 से 11 मोराल को बचाने के लिए ये बात बताई जा रही है। और जो दहशतगर्दों की तादाद बताई जा रही है 133, दरअसल ये पाकिस्तानी फौज का, मैं इस चीज का ऐनी शाहिद भी हूं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर, और मैं गवाही देने के लिए भी तैयार हूं कि अगर कोई बंदा साइड पे भी खड़ा हो, ये लोग कहते हैं पूरा बलूचिस्तान ही हमारा दुश्मन है, पूरा खैबर पख्तूनख्वा जो हमें नजर आ रहा है हमारा दुश्मन है, उसको जो राह चलते राहगीर को भी, मासूम को भी गोली मार के फेंक दिया जाता है और उसको दहशतगर्द बताया जाता है। अगर दहशतगर्द है तो उसके साथ कोई वेपन एमुनेशन भी पकड़ा होगा ना, कोई दरादम खेल का मेड ही डाल दो वहां पे, कुछ डालो ना वहां पे, कुछ भी नहीं, बस एक फिगर दे दी
बैनुल-अक़वामी इदारों को, हमने इतने लोग मार दिए। हर दफा यही ड्रामा रचाया जाता है। क्यों ये होता है? क्योंकि आप जो बलोच कौम से वादे करते हैं वो कभी भी पूरे नहीं करते हैं। आप झूठ बोलते हैं, आप झूठे हैं, आप वहां सिर्फ पैसा खाने जाते हैं। मैं इसके ऊपर कल बड़ी तफसील में बात कर चुका हूं, दोबारा नहीं जाऊंगा। प्लीज अगर आपने नहीं देखा, कल मेरा वाला वीलॉग डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उसको देख लीजिए। आपको वाजे हो जाएगा कि कहानी वहां पे क्या चल रही है, सबूतों के साथ प्रेजेंट किया हुआ है। लेकिन जिस दिन मारंग बलोच और मेरी बहनें आके बैठी हुई थी इस्लामाबाद में, और जिस वक्त बारिश के अंदर वो बैठी हुई थी, भीग रही थी सर्दियों में, और जिस वक्त उनको खाना उनके लिए बंद कर दिया गया था, जिस वक्त उनके सामने जाके अपारे ने अपने टाउट्स को बिठा के नारेबाजी शुरू करवा दी थी। पाकिस्तान का मसला यह है कि जो भी सच बोलता है, जो भी अपना हक मांगता है, जो इंसानी हकूक की बात करता है, जो जमहूरियत की बात करता है, जो अपना वोट मांगता है, वो दुश्मन का एजेंट कहला दिया जाता है। सबसे फेवरेट जो तरीका है ये इंडियन एजेंट है, और आजकल फेवरेट है ये अफगानी एजेंट है। यार तुम सारे ही एजेंट है, सिर्फ तुम ही सिर्फ सगे हो पाकिस्तान के, बैठ के जो तुम लोग बातें पाकिस्तान की फौज वाले कर रहे हो, या तुम्हारा जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन मशीनरी चल रही है, अस्करांडू ब्रिगेड जो तुम्हारा काम कर रहा है, सिर्फ वही सगे हैं पाकिस्तान के। बाकी जो सच तुम बोलते हैं, जो आईना दिखाते हैं, जो हक मांगते हैं, वो सारे गद्दार के लाते हैं। क्यों? वो बच्चियां वहां पे बैठ के रो रही थी, तुमने उठा के उनको उनकी जेलों के अंदर डाल दिया। बलोच सबसे पहले इज्जत मांगता है। वो जो बंदे यहां पे इस वक्त लीडर बने हुए हैं, जो फिर रहे हैं यहां पे, वो ये इज्जत के साथ प्रेस क्लब्स के सामने धरने दे के सब कुछ कर चुके हैं। तुम उनको चुकते हो, उनको मारते हो, उनकी आंखें निकालते हो, उनके घरों में उनकी लाशें फेंक देते हो। मारंग बलोच जिस वक्त ये तकरीर कर रही थी, उस वक्त भी हम कह रहे थे कि इसको सीरियस ले लिया जाए, लेकिन उसको भी उठा के जेल के अंदर बंद कर दिया गया। बलूचिस्तान की हकीकत 3 मिनट के अंदर जो है वो हमारी बहन ने बयान कर दी है। अपने कीमती वक्त से 3 मिनट निकाल लो, ये मेरी आपसे दरखास्त है। सुन लो मेरी बहन ने क्या कहा था, सुन लो। आपकी भी बच्ची है ये, और आज पंजाब में भी यही कुछ हो रहा है। लोगों की माओ बहनों बेटियों की इज्जतों को उछाला जा रहा है। आप समझते हैं कि बलूचिस्तान दूर है, दिल्ली दूरस्थ, आपके अपने घर तक भी आग पहुंचेगी। ये बात जहन में रखिएगा जरूर। वो क्या मांग रहे हैं, वो इंसानी हकूक मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं, और आपने दिए ही नहीं। आप उनको इंसान नहीं समझते। सुन लीजिए 3 मिनट और फिर आगे चलते हैं। नहीं किया आपने आज तक ये सवाल जो है ना, आप में से किसी ने भी नहीं देखा कि बलूचिस्तान किस आग में जल रहा है। बलोच, वो बलोच जिसने हमेशा से अपनी औरत को इज्जत दी, आपने उसकी औरत को अपने गलियों में घसीटा, आपने उसकी औरत को मारा। उस जब्र को आप क्या वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं? उस जब्र को, उस तकलीफ को? हमसे ये पूछा जाता है कि इस तहरीक का आगे का लाएमल क्या होगा। ये तहरीक पूरे बलूचिस्तान की तहरीक है, और ये मैं वाज़िह अल्फाज में कहना चाहती हूँ, ये बलोच नस्ल खुशी के खिलाफ तहरीक है। आपने हमारे 7 नस्लों को मारा मुज़ाकरात के नाम पर। नौरोज खान को कुरान का वास्ता देकर उनको भी कत्ल कर दिया। आपको लगा कि नौरोज खान के कत्ल के बाद शायद बलोच जो है ना खामोश हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ऐसा होगा भी नहीं। आपने 2006 से लेकर आज 2023 तक बलोचों की वो एसेट्स जो बलूचिस्तान की तकदीर बदल सकते थे, आपने चुन चुन कर उनको मारा, चुन चुन कर उनको मारा और उसको जस्टिफाई किया। सवाल ये नहीं पूछा जाए कि बलोच क्यों जिबरी गुमशुदा होते हैं। सवाल ये पूछा जाए कि पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान का आइन बलूचिस्तान में क्यों नाफिज नहीं है। क्या पाकिस्तान में सिविल डेमोक्रेसी है? सिविल डेमोक्रेसी है तो पाकिस्तान की जुडिशरी जो है ना, आज तक लापता अफराद के जो केसेस उनके अदारों में, उनकी अदालतों में जमा है, उन पर क्यों फैसला साजी नहीं कर सकती? क्या पाकिस्तान की जो असेंबलियां हैं, उनके पास बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? उन्होंने क्यों अपनी 80% आपके मुल्क का 80% जो वसाइल जो दिफाई बजट में आप देते हैं ना, उस 80% से जो है ना हमें कत्ल किया जाता है। आपके टैक्स से, हमारे वसाइल से हमें कत्ल किया जा रहा है। दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स दुनिया के साइंसदानों ने रिसर्च बेस पे कहा है कि न्यूक्लियर वेपन से इंसानी जानों को नुकसान हो सकती है, जमीनों को नुकसान हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है 1998 में जो जौहरी टेस्ट बलूचिस्तान में किया गया, वो आम आबादी के ऊपर किया गया। उसकी वजह से चागी में
चांगी में आज भी अब नॉर्मल बच्चे हैं, आज भी माजूर बच्चे हैं, आज भी वहाँ एक माँ भी एक नॉर्मल बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। वो बलूचिस्तान जो अपने नायाब वसाइल के लिए जाना जाता था, आज उस बलूचिस्तान को आपने नायाब मौजी बीमारियों, कैंसर की बीमारियों की जगह बना दिया, डेरा बना दिया है। और उसी बलूचिस्तान में जिसको आपने कैंसर ज़दा कर दिया है, वहाँ कोई मेडिकल टेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, ना ही वहाँ पर जो है ना एक ऐसा हॉस्पिटल है जो उन लोगों का इलाज कर सके। और आप फिर कहते हैं कि ये नस्ल कुशी नहीं। आपको क्यों लगता है कि इंसान और खासकर बलोच की तारीफ, जाए उठाए बलोच की तारीफ को देखें। ये लोग जो यहाँ आए हैं ना, इनसे हजारों की तादाद में लोग यहाँ आ सकते हैं, हजारों की तादाद में लोग उठे हैं। ये अपने खानदानों को नहीं भूलेंगे और ना हम भूलने देंगे। एक सिर्फ जाते जाते कमेंट करूंगा, ठीक है। आप लोगों में से पाकिस्तान की फौज में से इस वक्त सर्विंग 95th लॉन्ग कोर्स वाले 1-2 साल के अंदर मेजर जनरल्स बन जाएंगे, फिर आप लेफ्टिनेंट जनरल बनेंगे। आर्मी चीफ तो आसिम मुनीर के होते हुए आप में से खैर कोई भी नहीं बनने वाला, ठीक है, वो तो हमें पता ही है, क्योंकि आप लोग तो सिर्फ जो है यस सर ही करेंगे, हर खड़ी चीज को सलूट, लेटी चीज को चूना। लेकिन तारिक बलोच को तो आप जानते हैं, तारिक बलोच, कैप्टन तारिक बलोच HSN का पढ़ा हुआ था। आपने उसको ग्रेटर पंजाब माइंडसेट पूरा उसको दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वालिद साहब उसके कमिश्नर कलात थे, लेकिन खुद वो HSN कैप्टन में सिविल सर्विसेज ग्रुप में चला गया था, बहुत लायक था, टॉप 50 कैप्टन में था, पाकिस्तान आर्मी के टॉप कैप्टन में था, और वो चला गया था सिविल सर्विसेज के अंदर। कैप्टन तारिक बलोच मेरा यूनिट ऑफिसर, उससे मैंने सवाल पूछा कि सर क्या ये बलूचिस्तान के अंदर मसला है ये। उस वक्त मुझे अभी भी याद है कलात में ये पोस्टेड थे। मैंने कहा सर कलात बड़ा खूबसूरत है। कहता है राजे आजा, इससे पहले कि तुझे पासपोर्ट पे वीजा लगा के आना पड़े। मैंने कहा सर क्या बात करते हैं आप। एंड ही वाज मोस्ट पेट्रियोटिक मैन, पाकिस्तान उसके अंदर रचा बसा था। मैंने कहा सर क्या बात कर रहे हैं। फिर मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, बहुत मेरा करीबी तल्लुक था उनके साथ, मुलाकात हुई, मैंने कहा सर वो आपने बात की थी। कहते फोन पे नहीं बात करनी। मैंने कहा सर ये क्या कहानी है। ये मारंग ने नाम लिया नौरोज खान का। कहते यार तुम लोग समझते नहीं हो, असल में नौरोज खान हमारा सरदार था जो कि कह रहा था कि हमारी नस्ल कशी बंद करो, हमें हमारा हक दो, यहां से मादनियात निकालते हो तो रॉयल्टी तो सरदारों की जगह नीचे अवाम को मिलनी चाहिए, यहां स्कूल कॉलेज हर जगह होने चाहिए, सारा दौलत ही जो है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान से निकल रहा है। और उसको कुरान का वास्ता फौज ने दिया कि तुम पहाड़ों से निकल आओ, अपने सरमचारों को साथ वापस ले आओ, तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा। और जब वो कुरान के ऊपर मुआहदा करके वापस आया तो अपनी बात से फिर गई पाकिस्तान की फौज और उसको फांसी लगा दिया गया। उनके बेटों को बलोच आज दिन तक नहीं भूले। और ये सिलसिला पिछले 78 सालों से चलता चला आ रहा है। और तारिक बलोच एक पुरअसरार कमिश्नर था, उसके बाद तुर्बत का, और एक पुरअसरार हादसे के अंदर उसकी वफात हो गई। रोड एक्सीडेंट उसको बताया गया। उसके अपने HSN के जो जूनियर्स थे वो कहते थे ISI के अंदर नहीं रोड एक्सीडेंट ही था। ऐसे रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं कमिश्नर के, आगे पीछे उसकी गाड़ियां चल रही हैं और तेल से बड़ी गाड़ी जो है वो से टकराती है और सब कुछ जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता। जो सच बोलता है उसका अंजाम पाकिस्तान के अंदर ये होता है। और वो क्योंकि बलोच था, जहरी था, जहरी बलोच था। सनाउल्लाह जहरी जैसा जहरी नहीं था। सनाउल्लाह जहरी भी कहता है कि मैं शाम की रोशनी के बाद क्वेटे कैंट से बाहर नहीं निकल सकता। और ये कहते हैं कि रिट ऑफ द स्टेट इज बीन एस्टैब्लिश्ड। ओ वड़गी तुम्हारी रिट होए। हाँ हिंदुस्तान कर रहा है, तुम लोगों ने, गवर्नमेंट ने कहा हिंदुस्तान कर रहा है, जाओ ना पट लो उनका जो पटना फिर कर रहा है। तो बातें क्यों करते हो फिर। उन्होंने तो कहा पहलगाम तुमने किया है, तुमने कहा नहीं किया, उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक किया। अब तुम सिर्फ बातें सिर्फ अगर करते रहोगे और इस चीज को ब्रश अंडर द कार्पेट करोगे कि तुम 78 साल से वहां पे क्या कर रहे हो, पता तो है तुम्हें, इसी वजह से तुम सिर्फ बातें और भड़के मारते हो और कुछ नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जज्बाती काम हो गया। वैसे भी बलूचिस्तान की बात आए तो आप लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। कहते हैं यार वो ओके 1.52 के ऊपर कर लो, छोड़ो यार। जिस वक्त वो बैठी हुई थी ना हमारी बहनें, उस वक्त, अब ये इस वक्त जो पंजाब में हो रहा है ना PTI की खवातीन के साथ, लोगों की माओ बहनों बेटियों को उठा के लेके जा रहे हैं 8 फरवरी के चक्कर के अंदर, ये काम उनके साथ किया गया था। आपने उनका दर्द महसूस नहीं किया, सिर्फ बात कर दो ये गद्दार है। पाकिस्तान में जो सच बोले वो गद्दार है। एनीवे मूविंग फॉरवर्ड, जेफरी एप्स्टीन फाइल का काफी ज्यादा रोला पड़ा हुआ है जी। उन्होंने 35 लाख नए डॉक्यूमेंट रिलीज किए हैं
और उसमें जी इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी दरमियान में सोशल मीडिया के ऊपर कहानियां चलाई जा रही हैं। बहरहाल हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि जेफरी एप्स्टीन फाइल के अंदर जो बड़े नाम आए हैं मैं उनकी बात करूंगा। वैसे तो 35 लाख पेजेस हैं। ब्रेट रेटनर का नाम आया है, हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं। रश आवर अगर आपने फिल्म देखी है तो वो भी उन्होंने बनाई हुई है। उनकी एप्स्टीन के साथ फोटो है और एप्स्टीन की एसोसिएट जीन ल्यूक ब्रुनल के साथ फोटो है उनकी। और लेकिन उनको कोई चार्ज नहीं किया गया। ये चार्ज नहीं, इमेजेस हैं सिर्फ जो है वो स्क्रूटनी के लिए। प्रिंस एंड्रयू यहाँ पे बर्तानिया के एंड्रयू माउंट बैटन विंडसर, उनकी भी दोबारा जो है वो फॉर्मर ब्रिटिश रॉयल जो थे अब उनको रॉयल फैमिली ने निकाल दिया अपने अंदर से। उनके मजीद इमेजेस आए हैं फाइल के और उनके ऊपर पहले भी जो है वो सेक्सुअल अब्यूज के एलिगेशंस लग चुके हैं। इसी चक्कर के अंदर एप्स्टीन की तरफ से वर्जीनिया गिफर की तरफ से और इसी वजह से इनको जो है बरतानिया की शाही खानदान ने अपने खानदान से निकाल दिया। लॉर्ड पीटर मैंडलसन का नाम आया, यूके की बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है और फाइल्स बताती हैं कि $75,000 की पेमेंट एप्स्टीन अकाउंट से अर्ली 2000 में उनको की गई है। उन्होंने भी इनकार किया है कि ये झूठ है सारे का सारा। केसी वेजरमैन का नाम आया है, ये ओलंपिक्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का लॉस एंजलिस का 2028 के हेड है इस वक्त। उनके ईमेल एक्सचेंजेस हैं जैजलीन मैक्सवेल के साथ और ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैजलीन मैक्सवेल, इसका नाम याद रखिएगा, इमरान खान के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं आपको तस्वीर भी दिखाता हूँ, उस पर बात करता हूँ। लेस वैक्सनर का नाम आया, बिलियनर है। इनके एप्स्टीन फाइल के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और लीगल सबपोनास के अंदर उनका नाम है। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का नाम आया है, सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और वो एफबीआई के 35 लाख के जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें रेफरेंसेस हैं फाइल में उनकी रिलीज के। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस साथ ये भी कहता है कि ये क्रिमिनल चार्जेस नहीं है, सिर्फ उनका जिक्र है। एलॉन मस्क का नाम आया है और एलॉन मस्क ने भी कहा है कि यार मेरी कोई ईमेल एक्सचेंज हुई है, लेकिन मैं ना तो कभी जेफरी एप्स्टीन का एक जजीरा था जहां पे बच्चियों के साथ ये ज्यादती का प्रोग्राम चलाया जाता था, ना तो मैं वहां पे गया हूं, ना मैं उसके जहाज में बैठा हूं। बिल गेट्स का नाम आ रहा है कि बिल गेट्स ने एंटीबायोटिक्स मांगी थी, दवाइयां अपनी बीवी को देने के कि उनको वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गए थे। इस वजह से वो अपनी बीवी को भी हो गए थे उनसे, तो वो इलाज, वो दवाई मांग रहे थे। लेकिन अभी तक इम्प्लीकेशन और कॉन्टेक्स्ट उसका अभी तक तो अनक्लियर है, लेकिन ये कहा जा रहा है। माइकल जैक्सन का नाम आया और कहा जा रहा है हिस्टोरिक फोटोज हैं एप्स्टीन के सर्कल में, वो नजर आ रहे हैं। और ओल्डर रिलीज भी दिखाती हैं कि जैक्सन उसी सोशल सर्कल में फिरता था जो एप्स्टीन का नेटवर्क था। और एडिशनल फिगर्स भी हैं, साबिक सदर बिल क्लिंटन का नाम है और दोबारा से जैजलीन मैक्सवेल का नाम आता है। यहाँ पे इमरान खान को लेके एक तो शाह महमूद कुरैशी साहब को का नाम खामखा में उछाला जा रहा है। मैंने और मुझे बार बार टैग किया जा गया एक्स के ऊपर कि देखें जी शाह महमूद का नाम आ गया। बहरहाल वो मैंने चेक किया तो ये सारा टोटल बकवास है। फोकस शिफ्ट करने की पाकिस्तान से शाह महमूद का नाम नहीं है इस लेटेस्ट के अंदर, ना ही मिडिल ईस्ट से किसी का नाम है, वो भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इमरान खान की इस तस्वीर को लेके बार बार उछाला जा रहा है, ठीक है जी, कि ओहो ये जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है और इसके ऊपर बार बार बात की जा रही है। लेकिन मैं इसको आपको सिर्फ जो इस वक्त वाकई जो हकीकत है वो क्या है, हकीकत ये है कि जो लीक्ड रिपोर्ट्स वाकई ऑफिशियल निकली हैं। ये एक फंड रेजिंग इवेंट था जिसके ऊपर इमरान खान शौकत खानम के लिए फंड रेज करते हुए और मुख्तलिफ फंड रेजिंग इवेंट्स में पूरी दुनिया के अंदर फिरते थे और ऑरेंज जूस वो पी रहे हैं, ठीक है, और बातचीत हो रही है। जाहिर बात है अमीर लोगों से मुलाकात करके उनसे फंड रेजिंग का काम इमरान खान किया करते थे। जो हकीकतन जो फाइल इसके ऊपर वसीम अकरम ने भी ठीक ठाक बजाई है उन लोगों की जो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन वो पुरानी बात होगी। जो फैक्ट चेक इस वक्त कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर आप इमरान खान की बात करते हैं, तो इमरान खान का बड़ा वाज़े तरीके से कहा यह जाता है कि जेफरी एप्स्टीन की जो ऑफिशियल फाइल लीक हुई है उसके अंदर उसने ये कहा था कि इमरान खान जो नई डिस्क्लोज्ड एप्स्टीन ईमेल्स हैं जो पब्लिक की गई हैं यूएस हाउस डेमोक्रेट्स की ओवरसाइट कमेटी की तरफ से, वो 31 जुलाई 2018 का एक्सचेंज है जेफरी एप्स्टीन की ईमेल का, जिसमें उसने लिखा था कि इमरान खान जो है वो एक इज अ मच ग्रेटर थ्रेट टू पीस, एक दुनिया का बदनाम तरीन बंदा जो बच्चियां छोटी छोटी जो है सप्लाई करता है। नाम बड़े आते हैं पाकिस्तान में भी पर्दा नशीनों के जो इस वक्त ताकत के ऐवानों में बैठे हुए हैं या जिनकी बेटी या भाई बैठे हुए हैं, वो भी हम सामने ले आएंगे। 13-13 साल की बच्चियों के चक्कर में अंडे उनसे खा रहे हैं और बाद में क्या कर रहे हैं वो भी हम ले आएंगे सामने। लेकिन इमरान खान के बारे में बदनाम जमाना वो बंदा जिसकी औकात जो है वो ये है कि वो एक दल्ला है छोटी छोटी बच्चियों का,
वो कहता है कि इमरान खान अमन के लिए खतरा है, और अर्दवान से, खुमीनी से, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से और प्यूटन से भी बड़ा खतरा है, और रियली बैड न्यूज कहा गया। और एप्स्टीन की पर्सनल ईमेल के अंदर ये रिमार्क्स थे, ठीक है। और इसके अंदर ये वाजे होता है कि इमरान खान के खिलाफ ये जो साजिश हुई है, इसके अंदर जेफरी एप्स्टीन इमरान खान के खिलाफ साजिश करने में शामिल था। और इमरान खान की साजिश अगर एप्स्टीन कर रहा है तो अभी वो कह रहे हैं जी केजीबी कर रही है, पहले मुसाद का नाम आ रहा था बार बार, लेकिन हकीकत यह है कि इमरान खान को दुनिया की वो ताकतें, शैतानी ताकतें, ये शैतान है ना और क्या है, दुनिया की शैतानी ताकतें इमरान खान को अपने दुश्मन के तौर के ऊपर देखती हैं, इसलिए ये बात कर रही हैं, और ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं, ठीक है। बाकी जारी बात है, ये जो कुछ नाम आए हैं इनके लिंक्स तो हैं, और आगे चल के बहुत सी चीजें खुलेंगी, और ये हरकतें तो यहाँ पे पैसा जब जरूरत से ज्यादा आ जाता है और शैतानी जहन होते हैं तो वो तो वही काम होता है जो दुल्ला हारा अल्लाह की औलाद करती है। अब तबादले डॉक्टर भी आते हैं, मुलाकातें भी करते हैं, बहुत कुछ होता है, सब कुछ। बहरहाल अगर आप बहुत ज्यादा तकलीफ होगी पटवारियों को तो वो भी खोल देंगे, फिर तस्वीर रोकी है, डॉक्टर ना मारा जाए, नहीं तो बहुत कुछ हो सकता है। बहरहाल लेकिन मूविंग फॉरवर्ड, व्हाइट हाउस के अंदर एक गेम ऑफ थ्रोन्स चल रही है, महलाती साजिशें चल रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा था कि जनाब व्हाइट हाउस में अब, क्योंकि सदर ट्रंप ने भी कहा कि यार मेरा जो है ना वो अभी वक्त पूरा है, मैं बीमार भी हूं, 10 साल आखिरी में जीऊंगा। बात तो वो यही कर रहे हैं, मीडिया के अंदर आके भी करते हैं। और बात हो रही है कि जी रिपब्लिकन्स और सदर ट्रंप का जानशीन कौन होगा, तो जेडी वैंस उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम लिया जाता था काफी ज्यादा कि यार ये पोजीशन हो चुका है, या मार्को रूबियो का भी नाम लिया जाता था कि यार वो वाइस प्रेसिडेंट मार्को रूबियो जो वजीर खारजा उनका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और अगला प्रेसिडेंट जो है उसके लिए जेडी वैंस होगा। ये फाइनल ऑलमोस्ट बातचीत की जा रही थी, बहुत से लोग इसके ऊपर बहुत सी बातें कर रहे थे। लेकिन अब पता ये चला है कि एक तरफ तो जो व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट ट्रंप का जो कैंप है वो कहता है कि तमाम डीप स्टेट को रेज कर दिया सदर ट्रंप ने, और अपना डिफेंस मिनिस्टर लगाया जो एक रिटायर्ड मेजर है, उसने तमाम की तमाम अमेरिका के जर्नलों को सामने बिठाया, बुला के, पूरी दुनिया से बुला के उनका टोटल बुलशिट प्रोग्राम चलाया, टिपिकल फौजी स्टाइल के अंदर, बीएसएम स्टाइल के अंदर, बीएसएम स्टाइल, सार्जेंट, ब्रिगेड सार्जेंट मेजर स्टाइल के अंदर। उनका अपनी औकात के अंदर रहो। एक मेजर बैठ के, जब मुझसे क्या तकलीफ है पाकिस्तान के जर्नलों को, एक मेजर बैठ के उनको उनकी औकात बता रहा होता है, ये उनको असल तकलीफ है पाकिस्तान के जर्नलों को, ठीक है। तो इसी तरह जो है वो पीट हेग्सेथ ने भी यही काम किया, और ये सामने बिठा के जो है उन्होंने सबको लताड़ा चंगे वाल तरीके से, और नेशनल टीवी के ऊपर उन्होंने उसको नशर किया। और इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप का क्या कहता है कि तमाम डीप स्टेट जो है उसको उसकी औकात के अंदर लाया है, और इस वक्त पावर सेंटर जो है वो टोटल प्रेसिडेंट ट्रंप है। चलो ठीक है, उस पावर ट्रंप, ये उनका मौकफ है प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप का। उनका जो पावर सेंटर है, इस पावर सेंटर के अंदर जब आप बात करते हैं तो इस पावर सेंटर की जानशीनी की जंग जारी है। और ये इक्तदार की जंग इसलिए भी बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोबारा वही क्लेम कि एक मेजर पीट हेग्सेथ के जरिए पूरे बड़े बड़े 4 स्टार 5 स्टार फील्ड मार्शल, जिनको आपका फील्ड मार्शल जाके जिनके आगे सजदे मजदे करके उनकी जो है मिन्नत तरला प्रोग्राम करता है, उनको उनकी औकात के अंदर एक मेजर लेके आया सामने बिठा के नेशनल टीवी के ऊपर। उन्होंने कहा तुम अपनी औकात के अंदर रहो, ऊपर से ये जमहूरियत है, अवाम ने वोट दिया जिसको, उसने मुझे लगाया है, मैं तुम सबको जो कहूंगा वो तुम करोगे। अपनी साजिशें दाएं बाएं, अपने जो है ना छोटी 1.5 इंच की मस्जिदें अपनी कमांड में मत बनाओ, उनको उनकी औकात में लाया। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये एक एंटी डीप स्टेट जो प्रेसिडेंसी की लेगेसी है, और ठीक है उसके बड़े रोले लांजे हैं, लोग कहते हैं उसको, उसके ऊपर मैं नहीं जा रहा। ये किसको ट्रांसफर होगी, तो कहा जा रहा था कि जनाब जेडी वैंस को होगी, लेकिन अब कहा यह जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप के कैंप से कि नहीं, जेडी वैंस का इस वक्त इस मामले में टाकरा जो है, जेडी वैंस को ये ट्रांसफर करने की जो बातचीत की जा रही है वो पुरानी बातचीत हो गई है। अब पोजीशन के अंदर जो है वो डॉन जूनियर जो है वो सदर ट्रंप के बेटे बिजनेसमैन है, उनके अंदर उनको लाया जा रहा है सामने। और इस मामले में जो व्हाइट हाउस के अंदर एक शदीद बड़े अरसे से जंग जारी थी जेडी वैंस और डॉन जूनियर के दरमियान,
और इसके ऊपर बहुत सी स्टोरीज भी पहले की जा चुकी हैं, लेकिन अब फाइनल कहा जा रहा है कि जनाब जेडी वैंस का डब्बा बंद करके डॉन जूनियर टॉप के ऊपर है और सदर ट्रंप जो है वो रेडी है इसके ऊपर। और उनकी लड़ाई की वैसे बड़ी फनी किस्म की है। ये जेडी वैंस ने के खिलाफ डॉन जूनियर ने एक अपना इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट की है कि जेडी वैंस जो है उन्होंने अल्ट्रासाउंड शेयर किया अपने चौथे बच्चे का। ये जेडी वैंस की जो है आईवी और वाइस प्रेसिडेंट को ने टैग भी किया है शोगल मेले के अंदर। लेकिन इस तरह चीजें जो है वो बंदा मजाक के अंदर तो टैग नहीं करता। और ये डोनाल्ड ट्रंप जूनियर, डॉन जूनियर इनको बोलते हैं, और जो पावर फिगर्स हैं ट्रंप कैंप में वो इनको फुल फ्लेज सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने ये चीज शेयर की है कि जी ये जेडी वैंस का चौथा बच्चा जो है यहाँ पे जमने वाला है, इसको आप देख लें। तो कहा यह जा रहा है कि इस वक्त जो आगे सदर ट्रंप का जानिशीनी है वो जेडी वैंस के पास नहीं बल्कि डॉन जूनियर के पास है। और डॉन जूनियर को बहुत ज्यादा कोशिश की पाकिस्तान ने कि लिबर्टी फाइनेंशियल के चक्कर में वो आ जाए किसी तरह, लेकिन ये नहीं आए। डॉन जूनियर पाकिस्तान नहीं आया और एमओयू साइन करने जो है वो स्टीव विटकॉफ का बेटा आया हुआ था छोटा सा, जिसको आसिम मुनीर जो है उसकी मिन्नत तरला कर रहा था और उसको जाके वहां पे एक्सप्लेनेशन देनी पड़ी है उसके बाप को, हमारी इतलात के मुताबिक अलेजेडली, कि तुम्हारा पुत्र कहाँ से जो है अमेरिका की नुमाइंदगी करने लग गया। तुमने कहा नहीं यार वो मैं उसका कैरियर वगैरह बना रहा था, तो वो भी जो है हमें पता है कि इश्यूज हैं वहां पे, लेकिन वो तो सिर्फ बिजनेस डील करने के लिए गया था। तो अमेरिका के झंडे लगा के आसिम मुनीर ने उसको बिठा लिया यहाँ पे। तो व्हाइट हाउस से अगर कोई है ना वो चपरासी भी चला जाए या कोई जो है वो वहां पे होता है ना जनरेटर वगैरह स्वीपर वगैरह जो है वो मसली भी चला जाए ना, तो सदर आसिम मुनीर उसको साथ बिठा लेगा तस्वीरें खिंचवाने के लिए। यहाँ तो इतनी टोटल औकात है आपकी, सेल्फ वर्थ जो है पाकिस्तान के जर्नैलों की वो बड़ी क्लियर है। और जिस तरह वहां पे एक मेजर ने इनको क्लियर करके आगे लगाया हुआ है, हम उम्मीद करते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान के अंदर भी कोई ऐसा दिन आए कि यहाँ के जर्नैलों को उनकी औकात बताई जाए और पूरी की पूरी फौज को उनकी औकात के अंदर लाया जाए। उनको कहा जाए कि तुम्हें किसी के मामे चाचे नहीं यहाँ पे, तुम्हें किसी ने जबरदस्ती नहीं फौज के अंदर लाया, तुम आए हो यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हो, बेनिफिट्स ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है ले रहे हो, वो ले रहे हो, लेकिन अब बदमाशी उसके ऊपर जो है जबरदस्ती बगैर वोट लिए तुम हुकूमत करने का जो अपना राइट समझते हो और बाकी सबको ब्लडी सिविलियन समझते हो, ये मेंटालिटी सिरे से जब तक क्रैक नहीं की जाएगी पाकिस्तान का कोई भी इलाज नहीं है। और इलाज तो हम करेंगे इंशाल्लाह, और इलाज तो होगा, ये आपसे वादा है। और इलाज इनका जो है वो करने के लिए जो बंदा है वो कैदी नंबर 804 है, जिसको ऊपर नीचे दाएं बाएं से ये कोशिश कर रहे हैं फंसाने की। और जब वो आ भी जाए पावर में तो ये ऑलरेडी प्लान कर रहे हैं कि यार उसने आना भी है तो उसको चारों तरफ से घेर के पुराने कचरे से रखना है, और पुराने कचरे से तो नया पाकिस्तान नहीं बन सकता। लेकिन वो बात की बात है, फर्स्ट स्टेप हकीकी आज़ादी है जो हमने हासिल करनी है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। और डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पिछला वीडियो बलूचिस्तान अपडेट का वो भी जरा देख लीजिएगा। खुदा हाफिज।